हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता 13 नवंबर को एमडीकेट ईटा का जो टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं उन एमसीक्यूज़ के, और उसके रीजंस क्या है कि आया ये सॉल्यूशन करेक्ट है, ये सही है और क्यों सही है। तो चलो डिस्कस करते हैं। फिज़िक्स पोर्शन यहाँ पर मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ फिज़िक्स पोर्शन के बारे में कि फिज़िक्स पोर्शन में जो एमसीक्यूज़ आए थे उनमें कौन से सही हैं और क्यों सही हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो वहाँ पर एमसीक्यूज़ पढ़े हैं उसमें फिज़िक्स पोर्शन स्टार्ट हुआ था 68 नंबर से। तो 68 नंबर फिज़िक्स पार्ट में यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया था कि डैश इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड कंटेनर। अब वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो दो मुख्तलिफ सतहों के दरमियान जो फोर्स होता है उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव उसको हम कोहेसिव बोलते हैं, और एडहेसिव जब डिफरेंट सर्फेसिस का दरमियान होता है, क्योंकि यहाँ पर बात डिफरेंट सर्फेसिस की गई है तो इसी वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी, जिसको हम एडहेशन या एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ये वाला ऑप्शन सही था। इसके बाद एक और एमसीक्यू में हमें ये बताते हैं कि अ बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 meter towards north and turns back to initial point by covering 10 meter towards south. Total displacement becomes। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि बॉडी कवर्स 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ। आपको पता है कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब एक बॉडी साउथ से नॉर्थ की तरफ गई है 10 मीटर और फिर नॉर्थ से वापस आई है साउथ की तरफ, मतलब है कि इनिशियल पॉइंट को ये दोबारा वापस अप्रोच कर गई है ये बॉडी, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी जिस पॉइंट से एक बॉडी गई थी उस पॉइंट को ये वापस आ गई है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो हो गया, नो डिस्प्लेसमेंट का। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है 0 मीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ 0 मीटर, सी ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। एक और एमसीक्यूज में यहाँ पर बताया गया है कि द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज व्हाट। ए बी सी डी मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए थे, तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। उसमें हमारे पास वर्क करेक्ट था, जो डी ऑप्शन था मेरे पास वहाँ पर वो करेक्ट था। वर्क क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी का यूनिट भी हमारे पास फॉर एग्जांपल जॉल है, तो वर्क का यूनिट भी जॉल है, दोनों के यूनिट सेम है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमें बताते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और दूसरा कौन सा क्वांटिटी है इन ऑप्शन में कि उसका यूनिट यहाँ पर सेम है, तो वर्क और एनर्जी का, तो इस वजह से वर्क सही है। 71 इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सो करेक्ट ऑप्शन उसमें दूसरे ऑप्शंस भी गिवन थे, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था वो था वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है उसमें हमें बताया गया है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग with uniform velocity until there is no external force applied upon them। तो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की गई है न्यूटन फर्स्ट लॉ में, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसी वजह से वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट था। 72 विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी दूसरे जो सारे ऑप्शंस थे वो सारे वेक्टर क्वांटिटीज थे, और सिर्फ एक ऑप्शन था जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी। इनर्शिया आपको पता है कि बेसिकली हमारे पास मास से रिलेटेड है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ताल्लुक मास से है, इसी वजह से हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमें बताते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइड या सेटिस्फाइज विच कंडीशन। तो दूसरे सारे ऑप्शंस गलत थे, और लॉ ऑफ इनर्शिया जो फर्स्ट लॉ हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसमें ऑलरेडी ये बताया गया है कि बेसिकली एक बॉडी या तो रेस्ट हालत में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत करेगी, मतलब है उसके उस पर सारे फोर्सेस जीरो होंगे। सारे फोर्सेस जब बैलेंस होते हैं अप डाउन
फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेफ्ट राइट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो एक बॉडी बैलेंस होती है और वो विदाउट एनी एक्सेलरेशन हरकत करती है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो हरकत करती है। इसी वजह से उस पर नेट फोर्स जीरो होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में होती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। इसी वजह से यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट था। Next, when 5 times momentum of a body is equal to kinetic energy of the same body, then its velocity is equal to the what? यहाँ पर हमें ये बताते हैं कि आप वेलोसिटी फाइंड कर लो और उसके लिए कंडीशन ये गिवन है कि 5 टाइम मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो 5 टाइम मोमेंटम का मतलब है 5p इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब p क्या है? p इज इक्वल टू एम वी, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई एम वी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। मास मास के साथ कट गया, वेलोसिटी स्क्वायर के साथ एक वेलोसिटी उसका कट गया, एक वेलोसिटी रह गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिवाइड बाई 2 है, ये 2 अगर हम इस साइड पर लें तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, और उस साइड पर ऑलरेडी वी रह गई थी, तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वेलोसिटी की वो है 10 मीटर पर सेकंड। दूसरे सारे ऑप्शंस ये गलत थे। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो इंडिकेट ईटा के 13 नवंबर के टेस्ट में फिजिक्स वाले पोर्शन में जो आए थे। 75 नंबर, when angular speed of a body is doubled, then the centripetal acceleration becomes what? तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या चीज़ होती है? हमारे पास यहाँ पर होती है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हमारे पास जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। अगर आप यहाँ पर वी को आर ओमेगा से रिप्लेस कर लें और इसको आर पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये है कि ए सी में यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर टर्म इन्वॉल्व है। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी स्क्वायर हमारे पास एक टर्म इन्वॉल्व है। तो अगर यहाँ पर मैं v को डबल कर लूँ या ओमेगा को मैं डबल कर लूँ तो उसका स्क्वायर आता है। तो जब आप एक चीज़ के 2 टाइम्स को वहाँ पर स्क्वायर के अंदर लिखते हैं तो वो बन जाता है 4 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल वो हो जाएगी 4 टाइम इंक्रीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, जब एंगुलर स्पीड हमारे पास डबल होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज होती है। तो इसी वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी, 4 टाइम्स। दूसरे सारे ऑप्शंस गलत हैं। A projectile is launched, its velocity is maximum, what is the correct option? So जब एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है तो उसकी वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है? बहुत से पॉइंट्स दिए गए थे। टॉप पॉइंट पर जो समिट हाइट है वहाँ पर मैक्सिमम होती है, या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर मैक्सिमम होती है, या पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास जो सूटेबल और करेक्ट ऑप्शन है वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो इनिशियल वेलोसिटी हो जिससे एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है, जिसको हम मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर होती है। इसी वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, और ये ऐसा ऐसा कम होती है और टॉप पॉइंट पर ये जीरो हो जाती है और फिर नीचे आकर ये दोबारा इंक्रीज होती है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में बताते हैं कि द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, तो ये तो बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है, लेकिन ये वी स्क्वायर आता किस चीज़ की वजह से? ये बेसिकली वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, उससे हमारे पास फिर वी स्क्वायर बन जाता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर ये करेक्ट ऑप्शन है। 78, टू बॉडीज ए एंड बी, फर्स्ट बॉडी टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड बॉडी टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एट थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर है 100 और दूसरे का टेम्परेचर है 0, इन दोनों को मैं आपस में यहाँ पर कांटेक्ट में लाता हूँ, एक दूसरे के साथ जब यह टच हो जाती है तो ये एक सेम सिस्टम बन जाता है। तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा 100 वाले का और 0 वाले का इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें सेम टेम्परेचर्स गिवन होंगे?
तो सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि उसमें गिवन है कि फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर 45 है और दूसरे का टेम्परेचर भी 45 है, दोनों का टेम्परेचर हमारे पास 45 होगा। दूसरे ऑप्शन में इस तरह की सिमिलरिटीज गिवन नहीं है, इसी वजह से 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की तारीफ है ये कि a body is said to be in thermal equilibrium when there is no temperature difference between them, या हम कह सकते हैं कि two bodies are said to be in thermal equilibrium if there is no temperature between them। जब temperature difference नहीं होगा तो heat भी flow नहीं करेगा। Next, an isolated system or an isolated thermodynamic system, what are the suitable options which are correct for isolated thermodynamic system? तो एक isolated thermodynamic system के लिए ये definition में शामिल है कि इससे न तो neither heat ये evolve होगा और न ही मास इससे ये environment में शामिल होगा। तो चूँकि ये close container में हमारे पास insulated होता है, वेल insulated होता है, इससे दोनों इसमें मास एंटर हो सकती है, ना एनर्जी एंटर हो सकती है, ना इससे एनर्जी और मास ये लॉस हो सकती है। इसी वजह से ऑप्शन बी नाइदर हीट नॉर मास ट्रांसपोर्ट टू द एनवायरनमेंट ये वाला ऑप्शन सही है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कौन सा रिलेशन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए सही है? बाकी सारे गलत थे, सिर्फ एक ऑप्शन था हाफ सी वी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही था क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, टू चार्जेस Q1 is equal to 3 microcoulomb and Q2 is equal to minus 1 microcoulomb. These are the two charges which are given, and these two charges are separated by 100 centimeter distance. Electric potential is zero at what point uh, uh, between them or somewhere them. फॉर एग्जाम्पल ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के दरमियान फासला है 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर मैंने पॉइंट पी लिया जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल दूसरे चार्ज के पोटेंशियल के साथ जमा कर लूँ तो इससे ये ज़ीरो आएगा, मतलब है कि नेट हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो है। तो पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता है कि V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो V1 के लिए होगा के क्यू वन बाई आर, आर हमारे पास यहाँ पर x है, एक चार्ज से P तक फासला x है, तो दूसरे चार्ज से P तक फासला होगा 100 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक फासला x हो गया, तो 100 से जब मैं इस x को माइनस करता हूँ तो ये फासला हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस x। तो के क्यू बाई आर हमारे पास पोटेंशियल इसके बराबर होता है, तो V1 के लिए के क्यू वन बाई आर, आर हमारे पास x है, और V2 के लिए के क्यू टू डिवाइड बाई R2 हमारे पास यहाँ पर है 100 माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको उस साइड पर ले जाऊँ तो के साथ यहाँ पर भी कट जाती है, और Q1 की वैल्यू हमारे पास है -1 और Q2 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 बाई एक्स और 3 बाई 100 माइनस एक्स। तो -1 और एक्स को जब मैं दूसरे साइड पर ले जाता हूँ और इसको रीअरेंज करता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 माइनस एक्स हमारे पास बन जाएगा 3x के। अब माइनस एक्स को जब मैं 3x की तरफ ले जाता हूँ तो 3x प्लस एक्स बन जाएगा 4x और 100 यहाँ पर बच जाएगा। दोनों साइड को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 100 बाई 4, 100 बाई 4 25 सेंटीमीटर। तो x मतलब है कि यहाँ पर फासला मेरे पास Q1 से बन जाएगा 25 और Q2 से ये बन जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। तो ये फासला हमारे पास बन गया 75 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2 एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। So I think this option is already given there that 75 centimeter is from Q2. So this is MCQ number 81. इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की तरफ को चलते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। उसके बाद फिर मैं मज़ीद अभी MCQs डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ जो कि ईटा MD कैट 13 नवंबर 2022 के टेस्ट में आए थे। नेक्स्ट MCQs हमारे पास हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर व्हाट। डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है कि ये रियल लाइंस है, ये इमेजिनरी लाइंस है, ये कौन से लाइंस है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
हमारे पास ये रियल लाइंस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि हमें बेसिकली जो एक्चुअल पाथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो हमें ये बताते हैं। और इसको जब हम ट्रेस करते हैं तो इसके लिए हम कंपास यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अराउंड फील्ड है उसके मदद से हम ट्रेस करते हैं, या हम एक परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी हम इसी तरह से ट्रेस करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होते हैं which is basically actual magnetic field. Next, potential divider circuit made, जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट हमारे पास होता है तो वो किस लिए बनाया जाता है, उसकी मदद से बेसिकली हम अपना जो डिज़ायर पोटेंशियल जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम उसकी मदद से हासिल करते हैं बाय वेरिंग रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर हम उस सर्किट के रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। इनपुट फॉर एग्जांपल 220 है और हम आउटपुट 12 वोल्ट लेना चाहेंगे तो हमें ज़रूरत होगी पोटेंशियल डिवाइडर की। तो पोटेंशियल डिवाइडर में बेसिकली हम रेजिस्टेंस डिवाइड करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड। नेक्स्ट, अ कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस P। अगर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारे पास P है और हम उसके लेंथ को डबल कर लें और उसके रेडियस को 1/3 तक डिक्रीज कर लें तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा। तो अगर हम उसके लेंथ को डबल कर लें और उसके रेडियस को हम 1/3 तक रिड्यूस कर लें तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो एल को जब मैं डबल करूंगा 2L और एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, आर को मैं यहाँ पर R/3 1/3 आप रेडियस पुट करूंगा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर मीन्स 9। तो ये जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 9 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, 9 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 और रो एल बाई पाई आर स्क्वायर हमारे पास ए के बराबर होता है तो रो एल डिवाइड बाई ए। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारे पास रो एल बाई ए के बराबर होता है, 18 टाइम्स उस ओरिजिनल रेजिस्टेंस में इंक्रीज आएगा अगर हम लेंथ को डबल करेंगे और रेडियस को हम 1/3 तक रिड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब है कि 18 टाइम इंक्रीजेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 18 आर। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज कैलकुलेटेड कमर्शियली, जब हम अपने चेक मीटर को, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर हमारे पास जो हमारे गेट पर नस्ब होते हैं घरों के सामने जो स्ट्रीट्स पे हमारे पास मुख्तलिफ पोल्स पर, तो ये हमें वहाँ पर हमारे घर का जो माहाना कंजम्पशन है वो हमें 1 किलोवाट आवर में बताते हैं। तो जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, जो कि बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है, वो हमारे पास होता है किलोवाट आवर में। हम वहाँ पर रीडिंग लेते हैं या मीटर रीडर किलोवाट आवर में रीडिंग लेता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। 2 बल्ब्स, वन बल्ब इज ए एंड अदर वन इज बी। फर्स्ट का पावर है 500 वाट एंड दूसरे का है 2000 वाट और सप्लाई से वोल्टेज दिया गया है 240 वोल्ट। तो आप को ये क्वेश्चन दिया गया है कि इन दोनों बल्ब में जो करंट्स पास हो रहे हैं उन दोनों की रेशो निकाले। करंट फर्स्ट बल्ब divided by current in second bulb, तो ratio of current in first bulb to the ratio to the current in second bulb, इसका रेशो क्या होगा। तो हमें पता है ऑलरेडी कि पावर हमारे पास IV के बराबर होता है, तो फर्स्ट बल्ब के पावर को मैं सेकंड बल्ब के पावर पर डिवाइड करूंगा, वोल्टेज वोल्टेज के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज दोनों को सेम जा रहा है, करंट दोनों में फॉर एग्जांपल डिफरेंट है। पावर का जो रेशो है हमें पता है कि पावर फर्स्ट बल्ब का है 500 और सेकंड का है 2000, तो 500 डिवाइड बाई 2000 दो जीरो के साथ कट गया और 5 डिवाइड बाई 20 हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 1/4 आ गया। तो ऑप्शन बी में 1/4 गिवन था, ये ऑप्शन हमारे पास सही है। 87, a conductor has length equal pi meter and radius r meter, its resistance r will be what। अगर एक कंडक्टर का हमारे पास लेंथ हम पाई के बराबर लेते हैं और उसका रेडियस हमारे पास आर के बराबर लेते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा। तो आर हमारे पास रो एल बाई ए के बराबर होता है। जब हम लेंथ, जिस तरह क्वेश्चन में क्यों है कि लेंथ को आप पाई के बराबर लें, तो एल को मैंने पाई पर रिप्लेस किया है और नीचे ऑलरेडी हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है।
तो पाई को मैं पाई के साथ कैंसिल करूँगा और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आर को इन लोगों ने हमें बताया कि आर रेडियस आप आर ही लें, तो पाई पाई के साथ कट गया, रो बाई आर स्क्वायर का मतलब है आर स्क्वायर का हम ऊपर ले जाते हैं आर पावर माइनस टू बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है रो आर पावर माइनस टू, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 88, a charged particle enter anti-parallel to the magnetic field, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट बिकम्स व्हाट। जब एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल भी इस तरह एंटर हो गया तो दोनों के दरमियान मतलब है कि एंगल 180 हो गया। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स साइड वे फोर्स होता है, जब एक पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर होता है तो ये फिर सर्कुलेट करता है या स्पाइरल मोशन करता है। तो यहाँ पर जो कि ये पैरेलल या एंटी पैरेलल जब एक पार्टिकल एंटर होता है तो उस पर फोर्स नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है मैग्नेटिक फोर्स का क्यू वी बी साइन थीटा। जब साइन को हम यहाँ पर एंटी पैरेलल के लिए 180 पुट करेंगे तो 180 बिकम्स साइन 180 बिकम्स जीरो। सो सारे टर्म्स यहाँ पर जीरो हो गए तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तो इसका मतलब है कि एक पार्टिकल जब एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर होता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीरो वाला। 89 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं कि व्हेन न्यूट्रॉन एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स व्हाट। इट्स एक्सेलरेशन is zero because neutron is a neutral particle, there is no charge on neutron, and magnetic field respond only to charged particle like electron or proton. So neutron जब एक magnetic field में enter होता है तो उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट का असर यहाँ पर नहीं होगा, वो उससे मतलब है कि ना रोटेट होगा ना एक्सेलरेट होगा। सो ये तो टॉप जो एमसीक्यूज थे फर्स्ट वाले ये मैंने यहाँ पर डिस्कस की। अगर आप लोग को ये इंटरेस्टिंग लगे हों तो इसके बाद मज़ीद भी अभी एमसीक्यूज बाकी हैं, आप मुझे रिप्लाई कर ले कमेंट में कि इसके जो मज़ीद एमसीक्यूज इस टेस्ट में आए हैं फिज़िक्स के वो मैं वीडियो अपलोड कर लूँ। अगर आपका रिस्पांस अच्छा है तो इसके बाद में इसके जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe this channel for upcoming interesting videos related to history, nature and physics. Thanks for your time.